हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म आर्टिजाम CSR नेट। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया डीएनए रेप्लिकेशन का, और यस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स भी किया, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो मेरा लेक्चर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर। ठीक है, सो यस, डीएनए रिपेयर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, लेकिन इसके मैकेनिज्म एग्जैक्ट समझ नहीं आता है कि किस में क्या होता है। तो आज हम लोग बिल्कुल बारीकी से 1 बाय 1 चीजों को समझेंगे, बहुत अच्छे से उसको डिकोड करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, पार्ट बी में, पार्ट सी में CSR में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें लाइफ साइंस का किसी भी एग्जाम का, अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ CSR नेट का, या फिर गेट का, ICMR का, या DBT का, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन डीएनए रिपेयर से। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली, कि आप ऐसे टॉपिक को पढ़ो जो आपके हर जगह यूटिलाइज हो जाए। ऑलराइट, सो यस, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। Okay, so today target is DNA repair, excision repair, mismatch repair, SOS in the SOS response in the E. coli, as well as very important concept and PYQ, है ना, कि आप लोग ने कॉन्सेप्ट को तो सीख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट क्वेश्चन में कैसे उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है वो भी आज हम सीखेंगे। यस, ओके, यस, हम डीएनए रिपेयर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जो है वो इजिली कर पाओगे। ठीक है, सो यस, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका लेक्चर नंबर 1 का है, जो मेरा लेक्चर नंबर 1 हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप लेक्चर जाके देख लेना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, सो इन द बैक्टीरिया क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है बैक्टीरिया में, वो कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बच्चा, मैंने आप लोग को उस टाइम पे बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है? बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो होता है वो होता है सर्कुलर। ठीक है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो होता है वो होता है सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, ये आप लोग ने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था, और वहां पे ये देखा था कि ये जो क्रोमोसोम है इसके पास एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके पास एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से इसे एक और नेम दिया जाता है, दैट इज मोनोरेप्लिकॉनिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, मोनोरेप्लिकॉनिक। ऑलराइट, और ये क्या है? ये है सर्कुलर क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का ये सर्कुलर क्रोमोसोम है। तो और अगर आप लोग ने बहुत अच्छे ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो साइड होता है वो होता है 80 रिच साइड। अगर मैं बात करूं कितने बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कभी भी रेप्लिकेशन जो होता है वो रैंडम स्टार्ट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर साइड से स्टार्ट होता है। ये लाइन भी आप लोग को मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो यस, किसी भी रैंडम जगह से एक स्पेसिफिक साइट से रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखोगे ना, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो तो इस क्वेश्चन को पहले, इस वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करने की कोशिश करना। अगर आप खुद से आंसर कर पाते, वेरी गुड, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके बाद आप मेरे एक्सप्लेनेशन देखना। ऑलराइट, ओके, अब देखो यहां पे बोल रहा है वन स्पेसिफिक लोकेशन, सेवरल स्पेसिफिक लोकेशन, अ सिंगल लोकस रैंडमली फॉर सेवरल लोकाई रैंडमली। अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, और एक पर्टिकुलर साइड होता है जिसको बोला जाता है ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स, वहां से रेप्लिकेशन जो होता है वो इनिशिएट होता है बाई डायरेक्शनली। ऑलराइट बच्चा, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ना कि रेप्लिकेशन जो होता है वो वन स्पेसिफिक लोकस से स्टार्ट होता है। तो आंसर क्या होगा?
आंसर जो होगा वो ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखो सेवरल स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, ये किसका होता है, सेवरल स्पेसिफिक लोकेशन जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। एंड सिंगल लोकस रैंडमली भी नहीं होता है और सेवरल लोकस रैंडमली भी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है वो ए होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका डीबीटी का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके सीएसआर में पार्ट बी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है पार्ट सी का क्वेश्चन और ये बहुत बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये अभी आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा जाता है। आपको तब आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे ना जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीएसआर का पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट हाँ ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का है। अब देखो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड ऑन अ डीएनए रेप्लिकेशन, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग और आपको बताना है विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कभी भी बेटा क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करो ना, कभी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ये बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया, एक्सेप्ट पूछा गया, क्या पूछा गया आपको वो, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग वो क्या क्या पूछा गया। ओके, रेप्लिकेशन फॉर्क इज द ब्रांच पॉइंट इन अ रेप्लिकेशन आई और द बबल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था कि रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो ऐसा बबल बनता है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन जो होता है वो ऐसा बबल बनता है, ठीक है। और इसके सेंटर पे यहां पे होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एक इधर पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक इधर पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसी रेप्लिकेशन को ये जो आपको रेप्लिकेशन बबल दिख रहा है इसको रेप्लिकेशन बबल भी बोला जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल और इसे रेप्लिकेशन आई भी बोला जाता है, ठीक है। और एक रेप्लिकेशन बबल के पास दो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। तो एक रेप्लिकेशन इधर चल रहा होता है और एक रेप्लिकेशन जो है वो इधर चल रहा होता है। एक रेप्लिकेशन फॉर्क इस साइड पे मूव करेगा और दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो इस साइड पे मूव करेगा। तो रेप्लिकेशन बबल क्या है, रेप्लिकेशन बबल को ही रेप्लिकेशन आई बोल रहे हैं। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहां पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। उस रेप्लिकेशन बबल के पास दो फॉर्क होता है। अब चलो यहां पे क्या लिखा है, द रेप्लिकेशन फॉर्क इज द ब्रांच पॉइंट ऑफ द रेप्लिकेशन आई और द बबल। बिल्कुल सही बात है कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है वो एक ब्रांच पॉइंट है किसका, रेप्लिकेशन आई और बबल का। वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। अ रेप्लिकेशन बबल कंटेन द टू रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। एक रेप्लिकेशन बबल के पास कितना रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, दो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क यहां दिख रहा है और दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क यहां पे दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इज 2, ठीक है। कितना है बेटा, दो रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑप्शन QR is also correct answer, ठीक है। DNA replication is the continuous according the interpretation by the made by the Okazaki। नहीं, आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया कि सपोज ये रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक तरफ क्या होता है, एक तरफ कॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है और दूसरे तरफ डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है, ठीक है। एक तरफ कॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है और दूसरे तरफ डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है। अब ये जो ओकाजाकी और इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये आपको कैसा दिख रहा है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। ऑब्वियसली आप कहोगे मैम ये जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो आंसर है यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस लिखा है ये तब सही होता जब ये डिसकॉन्टिन्यूअस लिखा होता है ना,
जब ये डिसकंटिन्यूअस लिखा होता। तो ये ऑप्शन जो है आर जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड टू इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस के लिए ये एक स्टैंड है, ये स्टैंड को क्या बोल रहे हैं, ये स्टैंड है, इसको बोल रहे हैं हम लोग लीडिंग स्टैंड, ठीक है, ये है लीडिंग स्टैंड। और ये क्या है, ये जो है वो है लैगिंग स्टैंड। तो लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड जो है दोनों को मल्टीपल प्राइमिंग नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लैगिंग स्टैंड को मल्टीपल प्राइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डीएनए सिंथेसिस। दैट मींस ऑप्शन इज आल्सो इन करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, पी एंड क्यू। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और जितने भी अदर ऑप्शंस है वो क्या, सारे जो है वो इनकरेक्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाए, जब आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा हो, है ना, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, अगर मैं आपको नहीं बताती कि इसको रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, इसी को रेप्लिकेशन आई बोलते हैं, और उस रेप्लिकेशन बबल में दो फॉर्क होता है, लीडिंग स्टैंड अगर आपको प्रॉपर अच्छे से क्लियर नहीं होता कि लीडिंग में, अगर मैं बात करूं लीडिंग में, तो वहां पे सिर्फ एक आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है और पूरे डीएनए सिंथेसिस की क्या हो जाती है, पूरे डीएनए सिंथेसिस हो जाती है ना। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को सीखोगे, बारीकी से समझोगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे बेटा, वो आपके लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड था, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, डीएनए रिपेयर, ठीक है। अब डीएनए रिपेयर वर्ड का क्या साउंड आ रहा है कि डीएनए को हमें ठीक करना है। अब देखो, अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि सपोज यहां पे डीएनए है, ठीक है, यहां पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और सपोज यहां पे पेयरिंग हुई है, ठीक है, यहां पे पेयरिंग हुई है, ए जो है वो डबल स्टैंड टी के साथ पेयर करता है, ठीक है, टी डबल स्टैंड ए के साथ पेयर करता है, जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ, ए टी के साथ, इसी तरह समझो कि मल्टीपल प्राइमिंग यहां पे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है इनके बीच में, इनके बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है बेटा, ये जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज के बारे में कि इसके जो सिंथेसिस जो है वो कौन करवाता है, इसका सिंथेसिस जो है वो कराता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी सिंथेसिस करवाता है। अब हमें क्या पढ़ना है कि डीएनए का जो सिंथेसिस जो हो रहा है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसके पास होता है। तो हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो होता है, ठीक है, ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, तो इसके पास देखा था, हमने ये देखा था इट हैज 3 मेन एक्टिविटीज, उसके पास 3 एक्टिविटी है। क्या क्या था उसके पास एक्टिविटी बेटा, इसके पास जो एक्टिविटी था दैट इज, अगर हम वेरी फर्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो वो है 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इसी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, और इसके पास एक और एक्टिविटी है, एक और क्या है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आरएनए
रिमूवल, आरएनए रिमूवल एक्टिविटी। अब देखो ये तो था आरएनए पॉलीमरेज 3, लेकिन हमें ये पता है कि बैक्टीरिया में जो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम नहीं होता है। तो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी जो था वो डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास भी था, क्योंकि मेन रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज एंजाइम जो था वो क्या था, थर्ड था। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें, ये तो था 1 के बारे में। ठीक है, ये था 1 के बारे में, ये था 1 के बारे में। ठीक है, ये हमने बात की थी 1 के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बेटा, ठीक है, डीएनए पॉल 3। ठीक है, अच्छा यहां पे ऐसे लिखा था ना मैंने, पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसके पास भी 2 एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसके पास होता है 5 to 3 एंड 3 to 5। अब ये जो 3 to 5 है, 3 to 5 जो है उसके पास क्या है, इसी 3 to 5 के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ना, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब सपोज यहां पे जैसे हमने देखा, ठीक है, यहां पे हमने देखा कि ए जो है, ठीक है, ए जो है, ठीक है, किसके साथ पेयर कर रहा है, ए जो है वो टी के साथ पेयर कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि ए टी के साथ ना पेयर करके क्या हो गया, ए जो है वो जी के साथ पेयर कर गया। ठीक है, ए जो है वो क्या हो गया, जी के साथ पेयर हो गया। तो दैट मींस यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, यहां पे क्या बोल सकते हैं, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन, गलत न्यूक्लियोटाइड का, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, और अब देखो यहां पे जो मैंने लिखा है 3 to 5, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो क्या करता है कि इसको रिमूव करने का काम करता है। तो अब मुझे बताओ ये जो होता है वो कैसे काम करता है, ये जो होता है वो काम करता है, ठीक है, 3 to 5, ओ सॉरी, ये जो है वो काम करेगा 3 to 5। तो ये इधर से काम करेगा ना, इसको इनकरेक्ट करने का जो काम है वो इस साइड से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि ये यहां पे खराब हुआ। ये 5 प्राइम से तो उसको ठीक नहीं करेगा ना, वो पीछे रिवर्स गियर लेगा, उसको ठीक करके चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है 3 to 5 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब प्राइम 3 to 5 क्यों लिख रहे हैं ये आपको समझ में आ गया। अब जब आपको ये समझ में आ गया तब आपको ये भी समझ आना चाहिए कि ऐसा होता है कि ये जो पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ही इस मैकेनिज्म को ठीक नहीं कर पाता है कि सपोज यहां पे गलत न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और हमेशा इस न्यूक्लियोटाइड को ठीक नहीं कर पाता है। अच्छा, तो क्या होता है, तो उस टाइम पे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उस टाइम पे डीएनए रिपेयर जो होता है डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट मैकेनिज्म से इस डीएनए को ठीक करता है। क्योंकि अगर सीधी सी बात यह है कि अगर यहां पे ए की जगह जी है और इसका सही नहीं हुआ, इसको करेक्ट नहीं किया गया, तो क्या होगा कि इस वाले से गलत एमआरएनए का इनकॉर्पोरेशन होगा और उस गलत एमआरएनए का फॉर्मेशन होने से गलत प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेट क्या होगा, वहां पे म्यूटेशन हो जाएगा, डिजीज कॉज हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा और क्या होगा, डिजीज कॉज हो जाएगा। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया। तो इसीलिए डीएनए के पास अपने खुद कुछ मैशिनरी होती है जिसके हेल्प से, अगर वो डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से नहीं ठीक हो पाता है तो वो उस मशीनरी को यूज करके डीएनए रिपेयर जो है वो कराया जाता है। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर कैसे होता है, क्यों होता है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जब आपको इतना समझ में आ गया तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यहां पे लिखा है डीएनए रिपेयर के बारे में, अब 1 by 1 पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो
Maintaining the genetic stability required the not only the extremely accurate mechanism for the replicating DNA। क्या बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, डीएनए को पता है ना, वो डीएनए जो होता है वो जीन कंटेनिंग होता है, दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन को कैरी करे, इसीलिए उसको बोला था जेनेटिक मटेरियल। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इस इंफॉर्मेशन को मतलब सही से एक करेक्ट वे में उसको इनकॉर्पोरेट करे, ओके। बट आल्सो मैकेनिज्म फॉर रिपेयरिंग मेनी एक्सीडेंटल लीजन दैट अकर कॉन्टिन्यूअसली इन द डीएनए। और क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंटल लीजन हो जाता है, बहुत सारा ऐसा बहुत इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट सच स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द डीएनए आर द टेम्पररी। क्या बोल रहा है कि ये जो डीएनए में जो स्पॉन्टेनियस चेंजेस है ना, जो हो रहा है, वो क्या है, ये प्रोसेस जो है वो टेम्पररी होता है। तो दैट मीन्स आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि डीएनए रिपेयर प्रोसेस जो होता है वो कैसा हो रहा है, मतलब डीएनए रिपेयर प्रोसेस जो होता है वो टेम्पररी होता है। डीएनए अगर गलत मतलब न्यूक्लियोटाइड का, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो वो जो मिसमैच रिपेयर जो है वो कैसा हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है, परमानेंट नहीं हो रहा, उसको ठीक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिपेयर, ठीक है। बिकॉज दे आर द इमीडिएटली करेक्टेड बाय द सेट ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड द कलेक्टिवली इज कॉल्ड द डीएनए रिपेयर। और वो जो टेम्परली स्पॉन्टेनियसली चेंज हुआ है डीएनए में, वो क्या होता है, एक सेट ऑफ एंजाइम, एक सेट ऑफ मशीनरी से उसको ठीक किया जाता है, जिसे कहा जाता है डीएनए रिपेयर, ठीक है। विदाउट रिपेयर सिस्टम जीनोम वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन द एसेंशियल ऑफ द सेलुलर फंक्शन। क्या बोल रहा है कि इस रिपेयर सिस्टम के बिना जीनोम जो होता है वो क्या कहता है, अपना जो जीनोम है, जो सेल का जो जीनोम है, वो खुद को क्या कहता है, मेंटेन नहीं कर सकता है। सेल most cell possess the 4 different category of the DNA repair: direct repair, excision repair, mismatch repair और the SOS repair। वन बाय वन हम सारे रिपेयर के बारे में देखने वाले, ठीक है। अब चलो, यस, अब देखो डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। डायरेक्ट रिपेयर जो होता है वो किसमें होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और ये क्या जितने भी डीएनए है, जितने टाइप का अगर गलत न्यूक्लियोटाइड का, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का अगर कॉर्पोरेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो क्या हमेशा ही डायरेक्ट रिपेयर काम करता है, इस बात पे देखते हैं। देखो, डायरेक्ट रिपेयर का मतलब ये होता है, डायरेक्ट रिपेयर का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, अभी आपने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ए जो है, सपोज आपने ये देखा कि ए जो है वो पेयर है डबल बॉन्ड टी के साथ, ठीक है। उसी तरह जो सी है वो ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जो है वो क्या है, पेयर है ना। तो डायरेक्ट रिपेयर का मतलब ये होता है कि सपोज दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में क्या किया, डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। डाइमर का फॉर्मेशन अभी समझ में आएगा, डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किए बिना, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किए बिना ही ये रिपेयर जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैकेनिज्म है, अब समझ में आया कि इसको डायरेक्ट रिपेयर क्यों बोलते हैं। तो इस टाइप का जो रिपेयर होता है, इस टाइप का जो रिपेयर होता है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। इस टाइप का जो रिपेयर है इसे कहा जाता है डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है, डायरेक्ट रिपेयर, डायरेक्ट रिपेयर। अब देखो, डायरेक्ट रिपेयर जो है ना, जो डायरेक्ट रिपेयर है, इसको बोलता है फोटो रीएक्टिवेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है फोटो रीएक्टिवेशन। फोटो रीएक्टिवेशन क्यों बोला जाता है, अभी देखो,
यहां पे होता ऐसा है कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो सपोज अगर हम डायरेक्ट रिपेयर की बात करें तो यहां पे टी जो होता है वो दो थाइमिन आपस में क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कभी भी डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा, वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। हमेशा ए के बाद टी आएगा तो सी आएगा, जी आएगा, कभी भी ए टी टी सी सी ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसको एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल मैनर में काम करता है। तो कभी भी ये टी टी ए ऐसा न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है। तो दो टी टी क्या करते हैं, दो थाइमिन जो होता है वो क्या करता है, डाइमिन यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आता है फोटोलाइज। ठीक है, क्या आता है यहां पे, इस न्यूक्लियोटाइड को, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आता है फोटोलाइज। ठीक है, फोटोलाइज। और ये फोटोलाइज जो होता है ना, ये फोटोलाइज जो होता है वो होता है टू टाइप का। ठीक है, ये फोटोलाइज जो होता है वो होता है टू टाइप का। ठीक है, टू टाइप का फोटोलाइज होता है। ठीक है, टू टाइप का फोटोलाइज होता है। क्या क्या टाइप होता है, एक जो होता है, एक फोटोलाइज होता है डेट इज MTHF। ठीक है, एक होता है MTHF और एक होता है FADH। अब देखो ये काम कैसे करता है, काम ये कुछ ऐसे करता है कि ये जो MTHF जो है वो क्या करता है, ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कितना रेंज तक क्या कर रहा है, ये यूवी रेज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब रेंज क्या होता है यूवी रेज का जो रेंज होता है वो होता है 300 से 600। ठीक है, इसके नियर अबाउट में कभी 400 से 500 भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो यूवी रेज होता है उसका रेंज जो होता है वो होता है 300 से 600 ऑन एन एवरेज, इतने वाटसन में दिया हुआ है। अब देखो ये क्या करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अब ये क्या करता है, अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अपने एनर्जी को, ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो एनर्जी, इसके पास जो एनर्जी यहां पे मिल रहा है, ठीक है, अब इसके पास, और ये जो है इसके पास भी एनर्जी हो गया ना FADH के पास। जब MTHF ने अपने एनर्जी को ट्रांसफर किया तो FADH के पास पहुंच गया, FADH भी अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये हाई एनर्जी रख के क्या करेगा, है ना, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपने एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है, ये ट्रांसफर कर देता है कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, ये ट्रांसफर कर देता है कोवेलेंट बॉन्ड को, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये जो दो थाइमिन के बीच में डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है। ऑल राइट बेटा, यहां तक समझ में आया। बस यही मैकेनिज्म जो है वो फोटो रिएक्टिवेशन में चलता है। अगर अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट रिपेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए वन बाय वन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, समझते हैं, क्या लिखा है वो देखते हैं। देखो, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम एक्ट डायरेक्टली ऑन द डैमेज द न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को डायरेक्टली डैमेज कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, इनडायरेक्टली नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, एंड कन्वर्टिंग द ईच बैक इनटू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। और क्या होता है, उसके बाद जब उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग कि जब यहां पे ये जब काम करता है ना, एक मिनट,
यस, ये जब काम करता है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अब यहाँ पे जो टी जो बना है ना, यहाँ पे जो टी बना है, ठीक है, ये टी और ये टी जो होता है वो दोनों अपने क्या था अलग अलग स्टेट में अब आ जाते हैं। इनके बीच का डाइमर जो फॉर्म हुआ है वो मोनोमेरिक फॉर्म में अब आ जाते हैं, ठीक है। मोनोमेरिक स्टेज में ये क्या हो जाता है बेटा, आ जाता है, मोनोमेरिक स्टेज में ये आ जाता है, ठीक है, मोनोमेरिक स्टेज में ये आ जाता है, ठीक है, मोनोमेरिक स्टेज में ये आ जाता है। अब देखो, बट ओनली फ्यू टाइप ऑफ द डैमेज न्यूक्लियोटाइड कैन बी रिपेयर डायरेक्टली। क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट रिपेयर जो है ना, कि इस टाइप के हम एनर्जी ट्रांसफर करवा के डायरेक्ट रिपेयर जो होता है वो कुछ ही न्यूक्लियोटाइड में एप्लीकेबल होते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ये पॉइंट जो है वो क्या है, एक्सेप्शनल पॉइंट है, ठीक है। वन वेरी कॉमन टाइप ऑफ द यूवी रेडिएशन मीडिएटेड डैमेज। तो ये जो डायरेक्ट रिपेयर जो होता है वो किस में होता है, वो तब होता है कि जब कोई भी यूवी रेडिएशन से कोई न्यूक्लियोटाइड डैमेज हुआ हो तब, ठीक है। थायमिन डाइमर आर द रिपेयर बाय द लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम इज कॉल्ड द फोटो रिएक्टिवेशन, ठीक है। तो जब यूवी रेज से, यूवी लाइट से जब दो न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल थायमिन आपस में डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है ये डायरेक्ट डिपेंडेंट होता है और इसको बोला जाता है फोटो रिएक्टिवेशन। In E. coli, the process involved in the enzyme is called the photolysis, ठीक है। तो E. coli में एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है डीएनए फोटोलाइज। ये डीएनए फोटोलाइज जो होता है उसको क्या करता है, इस जो दो थायमिन के बीच में डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके उसको मोनोमेरिक स्टेज में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द लाइट इन द वेवलेंथ बिटवीन द 300 to 500 नैनोमीटर। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे 300 to मैंने 600 लिखा और यहाँ पे कितना लिखा है 300 to 500। तो ऑन एवरेज आप रेशियो लेके चल सकते हैं 300 से 600 तक के बीच में वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। द एंजाइम बाइंड टू द पिरामिडिन डाइमर, और क्या करता है ये जो एंजाइम जो है ये फोटोलाइज जो होता है वो कहता है उस पिरामिडिन डाइमर से क्या करता है जाके बाइंड कर जाता है एंड कन्वर्ट देम बैक इनटू द ओरिजिनल मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड, और क्या करता है उनको कन्वर्ट कर देता है मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या करता है, जो फोटोलाइज जो होता है, ये फोटोलाइज जो होता है वो ये बोल सकते हैं कि वो यहां जाके क्या करता है एक्ट करता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो क्या कर देता है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद अल्टीमेट इनका जो फाइनल स्टेज जो है वो कैसा देखने को मिलेगा, फाइनल स्टेज जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, मोनोमेरिक स्टेज में पहुंच जाएंगे। मोनोमेरिक स्टेज बोल सकते हैं या फिर इसको हम न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सो फोटो रिएक्टिवेशन इज द वाइड स्प्रेड बट नॉट यूनिवर्सल टाइप ऑफ द रिपेयर, ठीक है। तो फोटो रिपेयर जो है वो बहुत ज्यादा यूज तो किया जाता है बट हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया। अब देखो इसी को ना इस तरीके से यहां पे बताया गया फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर कि देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपको दिख रहा होगा टीटी, ठीक है। यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है टीटी। अब देखो ये जो यूवी लाइट है, आई थिंक आपको ये कलर विजिबल नहीं होगा, ये कलर होगा विजिबल, यस। देखो यहां पे क्या है, यहां पे थायमिन डाइमर है, टी क्या है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, पिरामिडिन डाइमर हुआ। अब देखो यहां पे यूवी लाइट जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि यहां पे टीटी का फॉर्मेशन हो गया और यहां पे अब एक्ट करेगा फोटोलाइज। फोटोलाइज जैसे आएगा वो क्या करेगा, क्लीवेज ऑफ द साइक्लोब्यूटेन डाइमर, क्या करेगा ये क्लीवेज कर देगा कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन डाइमर भी बोलते हैं, इसको क्लीवेज करके और अब यहाँ पे डाइमेज जो है वो क्या हो चुका है, रिपेयर हो चुका है, ठीक है। और फोटोलाइज जो होता है वो क्या हो जाएगा, फोटोलाइज जो है वो रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इस डायग्राम को एक बार ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है आपका थायमिन का स्ट्रक्चर, ये भी है आपका थायमिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थायमिन का स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है, इनके बीच में दो थायमिन के बीच में क्या हो गया, दो थायमिन के बीच में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या हो गया,
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो डीएनए फोटोलाइज क्लीव द टू बॉन्ड बिटवीन द थायमिन डाइमर, और अब क्या करेगा, डीएनए फोटोलाइज आएगा और क्या करेगा, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको ब्रेक कर देगा, और अब एक इधर सेपरेट मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड बन गया और एक इधर एक सेपरेट न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट बन गया। अब देखो अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द टू थायमिन ऑफ द रीस्टोर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जो जैसा था, जैसा होना चाहिए एक डीएनए स्टैंड में, वैसा क्या हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसको डायरेक्ट रिपेयर बोलते हैं। डायरेक्ट रिपेयर का मतलब होता है कि हम यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक नहीं करवा रहे, हम इसको डायरेक्ट रिपेयर कर रहे हैं कि जहां पे जो चीज जिनके बीच में डाइमर का फॉर्मेशन है वहां पे हम एंजाइम को एक्ट करवा दे रहे और वो एंजाइम दोनों डाइमर को ब्रेक कर दे रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है, और फाइनली क्या रहा है, दोनों जो डाइमर का फॉर्मेशन हुआ था वो दोनों अब क्या हो रहा है, वहां पे जो डाइमर का फॉर्मेशन हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, अब उनका ब्रेकडाउन हो गया और फाइनली दो मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड, दो मोनोमेरिक स्टेज जो है वो बनके रेडी है, ठीक है। इसी वजह से इसको बोला जाता है डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। अब चलो, अच्छा अगर आपने इसको सीख लिया, इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, ठीक है, डायरेक्ट रिपेयर को, तो आपके पास यहां पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। थायमिन डाइमर are often corrected by the light induced repair mechanism, the enzyme involved in this process। क्या बोल रहा है, थायमिन डाइमर जो है वो ऑफनली करेक्टेड किया जाता है एक रिपेयर मैकेनिज्म से। दिस एंजाइम इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है ये बताना है। तो देखो यहां पे क्या है, फोटोलाइज, फोटोलाइगेस, फोटोग्लाइकोसाइलेटेड और द एंड द ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब दो डायमंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फोटोलाइज। अभी हमने इतना पढ़ा कि दोनों जो थायमिन के बीच में डायमर का फॉर्मेशन हुआ है, जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उसको ब्रेक करने का काम है वो करवा रहा है फोटोलाइज। सिंपल सा आंसर है, क्या है, फोटोलाइज, ठीक है। तो ये समझ, इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है। फोटोलाइगेज नहीं होगा। अब लाइज और लाइगेज वर्ड कितना ज्यादा मोर लेस कम है, तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो डीएनए ग्लाइकोसाइलेट ये भी नहीं होगा और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए डाइमर रिपेयर मैकेनिज्म इंक्लूड, ठीक है, क्या बोल रहा है, डाइमर रिपेयर जो है वो कहां पे होता है, वो किस में होता है, एक्सीजन रिपेयर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो आप ऐसे इसको एक्सक्लूड कर दोगे, मैम ये तो पढ़ा ही नहीं। फोटो रिएक्टिवेशन बिल्कुल सही है, इसमें डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, दो थायमिन का फॉर्मेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर अभी हमने पढ़ा नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो क्वेश्चन जो है आपके पार्ट बी में सीएसआर में, ये एक क्वेश्चन जो था वो सीएसआर का क्वेश्चन था और एक जो था वो था आपका आईसीएमआर का क्वेश्चन, क्योंकि आपके आईसीएमआर में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए एक्सीजन रिपेयर, ठीक है, एक्सीजन रिपेयर जो है, ठीक है, अगर हम बात करें एक्सीजन रिपेयर, तो एक्सीजन रिपेयर जो है वो टू टाइप का होता है बेटा, ठीक है। वो कैसा होता है, ये होता है टू टाइप का, ठीक है। वेरी फर्स्ट इज बेस एक्सीजन रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब बेस एक्सीजन रिपेयर जो है इसे बोला जाता है BER, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है इसे कहा जाता है NER, ठीक है। टू टाइप का एक्सीजन रिपेयर होता है, बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब देखो बेस न्यूक्लियोटाइड, बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। अब आपको बेस वर्ड से क्या साउंड आ रहा है, बेस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, बेस वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं,
कौन सा बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में बात करें, प्यूरिन और पिरामिडिन बेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर आपको याद है तो हमने बेटा वहां पे देखा था स्ट्रक्चर, है ना, हम वहां पे क्या देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे। तो ये सपोज हमने बना लिया पेंटोज शुगर, ठीक है, ये हमने बनाया पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर बनाया, और इस पेंटोज शुगर पे कार्बन 1 पे हमने देखा था कि यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस बेस, और इधर पे क्या प्रेजेंट था, इधर पे प्रेजेंट था ट्रिपल फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ट्रिपल फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है इसको बोला जाता था कि ये जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा होता है, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, है ना, ये किससे होता है, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, और सम टाइम इसको एस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना, सम टाइम इसको एस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये तो अपना नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर है, ठीक है, और ये अपना क्या है, ये है पेंटोज शुगर, ये क्या है, ये है पेंटोज, ये है पेंटोज शुगर। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये सारी चीजें, बहुत मजा आता है पढ़ने में। देखो ये यहाँ पे क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ए जो है वो जनरली किसके साथ पेयर करना चाहिए, ए जो है वो डबल बॉन्ड टी के साथ पेयर, लेकिन ये टी के साथ नया पेयर करके ये जी के साथ पेयर कर गया, ठीक है, यहाँ पे जी लिखा है मैंने, जी के साथ पेयर किया है, ठीक है। और अब इसी तरह इधर यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि यहाँ पे इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हो गया है, इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। तो इस वाले जोन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये डायमेज साइड है, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये डायमेज है, चल इसको हम बोलेंगे डैमेज साइड। अच्छा, यहां पे सबसे पहले आता है, यहां पे एक एंजाइम आता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है डीएनए, एक सेकेंड, यस, इस डीएनए को कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। यहां पे सबसे पहले जो एंजाइम आता है उसे कहा जाता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होता है वो क्या करता है, इसे यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है ना, अभी हमने ऐसा डीएनए बनाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा डीएनए, अच्छा बहुत थिन हो गया, चलो इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, यहां पे ऐसा डीएनए बनाया, ठीक है, और यहां पे ये जो बेस होता है उसको क्या कहते हैं, जो इनकरेक्ट बेस का इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है ना उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। अब क्या करता है, यहां पे स्टिल अभी ऐसा सारा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पे ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहां पे अब ए जो प्रेजेंट है, ठीक है, अब यहां पे इसको क्या कर दिया है, यहां पे वेकेंट साइड बन गया। अब ये जो वेकेंट है जिसको रिमूव किया है इसको कहा जाता है एपी साइड, ठीक है। एपी साइड क्यों बोला जाता है अभी आपको समझाती हूं, ठीक है। और यहां पे फिर से क्या होगा, सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है, सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा। अब मुझे एक चीज आप लोग और बताइए, ठीक है, यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड का बेसिस होता है वो कैसा होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का बेसिस कैसा होता है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड बनाए, डीएनए का स्टैंड बना तो वो कैसा होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करता है कि हमें पता है शुगर से अटैच होता है क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस हमने देखा था कि यहां पे जो ए है वो पेयर है किसके साथ, यहां पे पेयर है, यहां पे पेयर है किसके साथ, ये पेयर हो गया है जी के साथ, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है शुगर और
शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में क्या प्रेजेंट है? शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो क्या करेगा? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो क्या करता है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और जो एपी साइड है उसका मतलब होता है ए प्यूरिन साइड और ए पिरामिडिन साइड। क्यों? क्योंकि वहां पे ना प्यूरिन है ना वहां पे पिरामिडिन है। ठीक है, तो इसी वजह से वो साइड जब इसको आप रिमूव कर दोगे, ठीक है, कि आपने क्या किया, यहां पे इसको रिमूव कर दिया, तो ये जो वेकेंट साइड यहां पे बना है, ठीक है, ऑल्दो यहां पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि यहां पे अब रिमूव हो गया है, तो ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये क्या हो गया? इसको बोला जाता है ए प्यूरिन साइड और इसी को बोला जाता है ए पिरामिडिन साइड। ठीक है, क्यों? ए पिरामिडिन साइड, इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है एपी साइड। ठीक है, इसी को बोला जाता है एपी साइड। ठीक है, अब देखो एपी साइड क्यों बोला जाता है ये तो समझ में आ गया आपको। एपी साइड क्यों बोला जाता है ये समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या होगा, एपी इंडोन्यूक्लियस आएगा, उसके बाद यहां पे आता है एपी इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा एपी इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एपी एपी इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एपी इंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? एपी इंडोन्यूक्लियस जो है क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को कट कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देता है? कट कर देता है। अब यहां से ऐसा दिखेगा और यहां से ऐसा दिखेगा और यहां पे ऐसा न्यूक्लियोटाइड, नीचे में तो सही है सब कुछ, ये तो सही है, हमें उसने जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट किया है उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ये क्या क्या एपी इंडोन्यूक्लियस आता है और साइड को कट कर देता है। और यहां पे देखो ऐसा साइड है, यहां पे भी ऐसा साइड है। उसके बाद ठीक है, एपी इंडोन्यूक्लियस आएगा, उसके बाद इस पूरे साइड को कट करके हटा देगा और उसके बाद आता है, इस स्टेज के बाद अगर मैं बोलूं तो इस स्टेज के बाद आता है यहां पे आता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल 1 और आता है लाइगेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 और आता है लाइगेज। और आप फाइनली अब देखोगे तो स्ट्रैंड जो है आपको यहां पे अब ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कि स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर, अब यहां पे जो डीएनए जो है वो क्या हो चुका है? डीएनए जो है वो अब रिपेयर हो गया। ठीक है, डीएनए क्या हो गया? डीएनए जो है वो रिपेयर हो गया। ठीक है, डीएनए जो है वो रिपेयर हो गया। ठीक है, डीएनए जो है वो क्या हो गया? रिपेयर हो गया है। तो अब देखो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा वो क्या करेगा? स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाएगा। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा? डीएनए लाइगेज क्या कराएगा? जब इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी तो दोनों एंड पे, ठीक है, कि इतने स्ट्रैंड की सिंथेसिस फॉर एग्जांपल हो गई, तो इस एंड को और इस एंड को जोड़ने का काम कौन करता है? इस दोनों एंड को, दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, जिसे लाइगेज कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। चलो, तो आपको इस ओवरऑल में आपको क्या समझना है कि बेस एक्सचेंजर रिपेयर हम उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बेस को हटा रहे, न्यूक्लियोटाइड को नहीं हटा रहे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे जो एपी इंडोन्यूक्लियस आया है वो तो पूरा न्यूक्लियोटाइड को हटा रहा है। आप स्टार्टिंग में पूरा न्यूक्लियोटाइड को नहीं हटा रहे, क्यों? क्योंकि आप बेस को आप हटा के उसको एड ऑन करना थोड़ा सा टफ है। तो न्यूक्लियोटाइड को ये हटा दो और उसको सिंथेसिस करवा दो डीएनए पॉलीमरेज से, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज ए इजी प्रोसेस। ठीक है, वो इजी रहेगा। लेकिन आप बेसिस को सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? इस बेस को हटा रहे हो। एपी साइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एपी साइड क्या होता है, तो हमको ये लगता है कि एपी इंडोन्यूक्लियस आता है इसी वजह से वहां पे एपी साइड होता है। नहीं नहीं, एपी इंडोन्यूक्लियस आता है वो तो ठीक है, लेकिन वहां पे एपी साइड का मतलब है ए प्यूरिन साइड और ए पिरामिडिन साइड। ठीक है, कि वहां से हमने क्या किया कि उस न्यूक्लियोटाइड से हमने क्या किया कि वहां से बेस को हटा दिया, नाइट्रोजनस बेस को हटा दिया। अब वो नाइट्रोजनस बेसिस कुछ भी हो सकता है, अदर पिरामिडिन और अदर प्यूरामिडिन, अदर पिरामिडिन और अदर प्यूरिन, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको हम एपी साइड क्यों बोल रहे हैं ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको जब ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आओ अब देखते हैं बेस एक्सचेंजर रिपेयर को। चलो देखो,
एक्सीजन रिपेयर इन्वॉल्व इन द एक्सीजन द सेगमेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डैमेज साइट। क्या बोल रहे हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो जाए, एक स्टैंड की सिंथेसिस हो जाए, तो उसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फॉलोड बाय द रीसिंथेसिस इज करेक्टेड बाय द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज डीएनए पॉलीमरेज एंड दिस पाथवे इज फॉल इनटू द टू कैटेगरी। और ये जो एक्सीजन रिपेयर जो होता है उसमें दो कैटेगरी होता है, जिसे एक कहा जाता है बेस एक्सीजन रिपेयर और दूसरे को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, अगर हम बात करें बेस एक्सीजन रिपेयर का, ठीक है, अगर हम बात करें बेस एक्सीजन रिपेयर का, तो हमने भी देखा कि प्रोसेस कैसे होता है। सो बेस एक्सीजन रिपेयर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस जो है उसको क्या करवाया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है। एक्सीजन शॉर्ट पीस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड रीसिंथेसाइज विद द डीएनए पॉलीमरेज। और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसे वापस रीसिंथेसाइज कराया जाता है, और किसके, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। देखो, इट इज यूज्ड टू रिपेयर द मेनी मैनर डैमेज लाइक द एल्कलाइनेशन, डीएमिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर टू द म्यूटेनिक जीन। अब ये क्यों होता है ना, ये क्यों होता है? अब सिंपल से अगर आपको बात पता होगा डीएमिनेशन का, है ना, अगर आपने यहाँ पे एक वर्ड आया ना डीएमिनेशन, डीएमिनेशन वर्ड आया, तो अगर आपको डीएमिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो देखो, जो साइटोसिन जो होता है ना, जो साइटोसिन होता है, अगर उसको डीएमिनेशन करा दो तो वो बन जाता है यूरासिल। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें एडेनिन का, अगर हम बात करें एडेनिन का, तो यहां पे होता है 5 मिथाइल जैंथिन, 5 मिथाइल जैंथिन। और अगर हम लोग बात करें थाइमीन का, नहीं थाइमीन का डीएमिनेशन नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें ग्वानिन का, तो ग्वानिन का क्या होता है, ग्वानिन का होता है जैंथिन। तो बेस एक्सीजन में ये हो सकता है कि जो सी जो है उसका क्या हो जाएगा, कि सी जो है उसका डीएमिनेशन होके वो क्या बन जाएगा, यू हो जाएगा। तो उस केस में भी तो हो सकता है ना, डीएमिनेशन से भी हो सकता है, म्यूटेशन से भी हो सकता है कि बेस जो है वो क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री ए को पेयर करना चाहिए टी के साथ, लेकिन वो क्या हो गया, जी के साथ पेयर किया। क्यों? क्योंकि वहां पे डीएमिनेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो डीएमिनेशन क्या होता है बेटा, आपको ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो, सो इट इज यूज टू रिपेयर द मेनी मैनर चेंजेस, डैमेजेस। किस टाइप का डैमेज हो सकता है, या फिर वहां पे अल्कलाइनेशन हो जाए, या फिर वहां पे डीएमिनेशन हो जाए, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर टू द म्यूटाजेनिक एजेंट, या फिर हम लोग क्या करें, उस न्यूक्लियोटाइड पे कुछ म्यूटाजेनिक एजेंट ऐड कर दे। म्यूटाजेनिक एजेंट का मतलब कि जो म्यूटेशन को कॉज कर दे, उस टाइप के एजेंट को बोला जाता है म्यूटाजेनिक एजेंट। ठीक है, enzyme DNA glycosylase initiate the repair of the process। जो enzyme DNA glycosylase जो होता है ना, वो क्या करता है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, DNA glycosylase does not cleave the phosphodiester bond। ध्यान से देखा आपने, यहां पे क्या बोल रहा है कि जो DNA glycosylase जो है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो क्या किया, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, वो क्या किया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक किया। यहाँ पे आप देखो फॉस्फोपीडी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये माइनर सा चीजें जो है एग्जाम में हम भूल जाते हैं। ठीक है, अक्सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहा है, इंस्टेंट क्लीव द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो क्या कर रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है एंड लिबरेटिंग द अल्टर्ड द बेस, और क्या कर रहा है, वहां से बेस पेयर को हटा रहा है एंड जनरेटिंग द ए प्यूरिन और ए पिरामिडिन साइट, बोथ इज ए कॉल्ड द एपी साइट। और वहां पे क्या कर रहा है, ए प्यूरिन और ए पिरामिडिन साइट को जनरेट कर रहा है और उसी को बोला जाता है एपी साइट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। उसके बाद
द रिजल्टिंग एपी साइट देन बी रिपेयर बाय द एपी एंडोन्यूक्लियस रिपेयर पाथवे, ठीक है। जब एपी साइट जनरेट हो जाता है तो वहां पे आता है एपी एंडोन्यूक्लियस और वहां पे पाथवे को फर्दर प्रोसीड किया जाता है। सो द सेल हैव द एंडोन्यूक्लियस दैट अटैक द साइट लेफ्ट एंड स्पॉन्टेनियसली लॉस द सिंगल प्यूरिन और पिरामिडिन साइट, जिस बेसिस से उसने प्यूरिन और पिरामिडिन को लॉस किया है उसके एट इस साइड पे और 3 इस साइड पे वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देता है, कट कर देता है, ठीक है। सो एपी एंडोन्यूक्लियस इज द वाइटल सेल बिकॉज द स्पॉन्टेनियसली डीप्यूरिनेशन रिलेटिवली फ्रीक्वेंट इवेंट, दिस एंजाइम इंट्रोड्यूस द चेन ब्रेकडाउन क्लीविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बाय द एपी साइट। और जब एपी एंडोन्यूक्लियस आता है तब क्या करता है, एपी एंडोन्यूक्लियस आता है तो वो पीडी बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि अब वो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर रहा है, काट रहा है, वहां से न्यूक्लियोटाइड के चेन को क्या कर रहा है, वहां से रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड क्लीव द इनिशिएट द एक्सीजन रिपेयर प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द 3 एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेस, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा डीएनए रिपेयर को पढ़ के, है ना। मतलब आपने एक्सीजन रिपेयर में आपने एक तो सीख लिया कि हम बेस एक्सीजन रिपेयर क्यों कहते हैं, उसी तरह आपने अगर बेस को सीख लिया है तो उसी तरह न्यूक्लियोटाइड को अब हम न्यूक्लियोटाइड को भी इजीली सीख सकते हैं ना। चलिए अब अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का, ठीक है। अब देखो अगर इसी का हम लोग बुक में देखें कि वाटसन में कैसे चीज को डिफाइन किया हुआ है, तो देखो यहां पे क्या है, ये है डायमेज साइट, ठीक है, ये है डायमेज साइट। अब यहाँ पे क्या आ गया, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आया, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आया और यहाँ पे क्या बना, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आके यहाँ पे एपी साइट क्या क्रिएट किया, एपी साइट क्रिएट किया, तो यहाँ पे आ गया एपी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एपी एंडोन्यूक्लियस आके ये एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एपी एंडोन्यूक्लियस अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके वहां से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा और डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करेगा, चेन को रीसिंथेसाइज करेगा और डीएनए जो है वो रिपेयर हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो अगर आपने ये सीख लिया तो दूसरा भी सीख जाओगे, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में क्या कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या करेंगे, कट करके हटाएंगे। अब यहां से अब इस पैरा को पढ़ने से पहले आप एक बार इसको समझिए, ठीक है। यस देखो इसको आपको समझना, आप इस चीज को समझ लेंगे तो उसको भी समझ लोगे, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे बन रहा है थायमिन डाइमर, ठीक है, यहाँ पे थायमिन डाइमर। आप बोलोगे मैम हमने थायमिन डाइमर को तो डायरेक्ट रिपेयर से हमने ठीक कर लिया था, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो जो थायमिन डाइमर वहां पे बना है, 2 थायमिन आपस में डाइमर का फॉर्मेशन कर लिए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए, वो डायरेक्ट रिपेयर से समटाइम ठीक नहीं हो सकता, तो उसको न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से ठीक किया जाता है, ठीक है। ये पहला कंफ्यूजन दूर हो गया कि क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि डायरेक्ट रिपेयर से हम तो उसको ठीक करें, फिर इस मेथड को क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उस प्रोसेस से ठीक ना हो, तो इसी वजह से इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से इसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे यूवीआर एंजाइम्स आते हैं, यूवीआर प्रोटीन्स आते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका क्या रोल होता है आपको वो पता होना चाहिए बेटा। अब देखो यूवीआर ए, यूवीआर बी complex interact and along with the DNA is the such damaged DNA। अब देखो 2 यूवीआर प्रोटीन आता है, यूवीआर ए और यूवीआर बी, ठीक है। अब वो यूवीआर ए और यूवीआर बी क्या करता है, इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड को स्कैन करता है और जहां पे डैमेज साइड है वहां पे जब उसको डैमेज साइड मिल जाता है तो वहां पे वो रुक जाता है। अब रुक जाता है तो क्या होता है, आफ्टर द डैमेज साइड इज डिटेक्टेड यूवीआर रिलीज एंड यूवीआर-सी इज द बाइंडिंग। क्या होता है, जैसे ही डैमेज साइड मिल जाता है तो यूवीआर ए जो होता है वो क्या हो जाता है, यूवीआर, ठीक है, यूवीआर ए जो है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, और यहां पे बोल सकते हैं कि अब यूवीआर-सी जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। अब देखो कि डैमेज साइड पे क्या हो गया, डैमेज साइड पे यूवीआर जो है वो बाइंड किया हुआ है। यूवीआर-सी जो होता है वो क्या करता है, यूवीआर-सी जो होता है वो क्या करता है, यूवीआर-सी मेक द कट ऑफ द बोथ साइड ऑफ द थायमिन डाइमर। अब यूवीआर-सी जो होता है वो क्या करता है, यूवीआर-सी जो है जहां पे थायमिन का डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है वहां से दोनों न्यूक्लियोटाइड दोनों तरफ 5' एंड और 3' एंड
पे क्या करता है, कट लगा देता है। अब कितना दूर पे कट लगाना है, तो 5 प्राइम एंड की बात करें कि ये कैसा होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा ना, और ये 3 प्राइम एंड होगा। तो इस 5 प्राइम एंड की तरफ 8 न्यूक्लियोटाइड और इस 3 न्यूक्लियोटाइड की तरफ जो है 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या करता है, वो कट कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 8 न्यूक्लियोटाइड पे क्या किया, उसने कट लगाया, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड पे उसने कट लगाया। अब देखो यहां पे अल्टीमेट क्या दिख रहा है आपको कि यहां पे जो है 2 कट लग चुका है। अब कट लगने के बाद क्या होगा, वहां पे आएगा UVRD विच इज ए हेलिकेज रिमूव द डैमेज रीजन एंड UVRB एंड UVRC इज द आल्सो रिलीज। अब यहां पे क्या होगा कि UVRB और UVRC जो है, UVRB और C दोनों ही क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और UVRD जो है वो क्या करेगा, हेलिकेज का काम करेगा। तो UVRD के पास क्या होता है, UVRD के पास हेलिकेज लाइक प्रॉपर्टी होता है। वो हेलिकेज लाइक प्रॉपर्टी क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड को हटाना है कंप्लीट, वहां पे उस स्ट्रैंड को, वहां पे न्यूक्लियोटाइड को हटाना है। तो जब 2 स्ट्रैंड है आपस में ऐसा, ठीक है, दो, तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो अगर हमें यहां से यहां पे और यहां से, ठीक है, कि यहां से लेके यहां नहीं, फॉर एग्जांपल हमको यहां से लेके यहां तक ये वाले चेन को हटाना है, तो हमें उसके हटाने से पहले इस बॉन्ड को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने का काम कौन करता है, लेक्चर नंबर 1 याद कीजिए। लेक्चर नंबर 1 में बताया कि हेलिकेज जो होता है वो हमेशा सीजर का काम करता है। वो हेलिकेज को क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है। तो सेम UVRD जो होता है वो क्या करता है, उसके पास हेलिकेज लाइक प्रॉपर्टी होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अल्टीमेट ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अब देख रहे होंगे आप, जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव हो चुका है, और सेम प्रोसेस है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और लैगेज आएगा, और यहाँ पे चेन की सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा। और नाउ यू कैन सी हियर नो थायमिन डायमर, और यहाँ पे कोई भी थायमिन डायमर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलो अब ये क्लियर है तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है। ये क्लियर है तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे। अच्छा मैम ने ये पढ़ा लेकिन ये नहीं पढ़ा, चलो अब इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर UVRA UVRB कॉम्प्लेक्स स्कैन अलोंग विथ द डीएनए। सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है UVRA UVRB, और UVRA और UVRB क्या कर रहा है, उस डीएनए में, उस डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में वो क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं कि कहां पे डैमेज साइड है, ठीक है। अब व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज द इनकाउंटर, विच कॉम्प्लेक्स, जो डैमेज कॉम्प्लेक्स है वो थायमिन डायमर ऑफ द डीएनए, द UVR डायमर इज द रिलीज। जैसे ही इनकाउंटर होगा वो क्या करेगा, UVRA रिलीज हो जाएगा एंड UVRC बाइंड विद द UVRB, और UVRA के साथ UVRB के साथ UVRC क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। UVRC में कट इनटू द डीएनए डैमेज स्ट्रैंड, एंड UVRC क्या करेगा, डीएनए डैमेज को क्या करेगा, कट कर देगा। अब देखो 1 कट मेड इन द 8 न्यूक्लियोटाइड प्राइम ऑफ द 5 प्राइम साइड, ठीक है। 8 न्यूक्लियोटाइड जो है वो 5 प्राइम एंड की तरफ कट करेगा, एंड अदर अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 3 प्राइम एंड, और दूसरे एंड की तरफ 3 प्राइम एंड की तरफ कितना, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा, ठीक है। UVRD जो है वो डायग्राम में शो नहीं है, ठीक है। बाइंड टू द साइट, कहां पे बाइंड करेगा, वो साइट से बाइंड करेगा। UVRD जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, UVRD के पास हेलिकेज लाइक प्रॉपर्टी होता है दैट कॉज द डैमेज स्ट्रैंड टू द रिमूव, और वो क्या करेगा, डैमेज स्ट्रैंड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस UVRB एंड UVRC इज द रिलीज। जब UVRD हेलिकेज लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा उस टाइम पे UVRB और UVRC जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज रीसिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड डीएनए लैगेज मेक द फाइनल कनेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा और लैगेज जो है वो स्ट्रैंड को जोड़ने में काम करेगा। तो आपको ये नहीं याद करना है कि कौन सा स्ट्रैंड आ रहा है, कौन सा प्रोटीन आ रहा है, कौन सा UVR आ रहा है, कौन सा UVR जा रहा है, नहीं नहीं, ये नहीं याद करना। आपको ये याद करना है कि यस, सबसे पहले जो डैमेज स्ट्रैंड था, जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड था, उसको किसने स्कैन किया, तो UVRA और UVRB ने। UVRC के पास क्या रोल है, UVRD के पास क्या रोल है, और डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज तो आपको याद है, सेम सारे कॉन्सेप्ट सेम में है, ठीक है। अच्छा बच्चा, जब आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो एक ये
क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या लिखा है। देखो, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर ऑफ द डीएनए इकोलाई, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जो है, अगर हम लोग बात करें इकोलाई में तो क्या होता है, रिप्लेस द बोथ स्टैंड ऑफ द डीएनए विथ द डैमेज रीजन। जहां पे डैमेज होता है दोनों ही स्टैंड को रिप्लेस कर देता है, नहीं ना, हमने देखा सिर्फ एक स्टैंड को, तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। यूज द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। यूटिलाइज आरएनए पॉलीमरेज टू मेक द प्राइमर, नहीं। यू रिक्वायर्ड द यूवीआर एबीसी एक्सोन्यूक्लियस, बहुत सही बात है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मिसमैच रिपेयर पे, ठीक है। अब देखो, मिसमैच रिपेयर पढ़ने से पहले आपको ये देखो, ये देखो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जो है वो यूकैरियोटिक से कम पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक में ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो, आपको बेटा यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक इकोलाई में, ठीक है, मिसमैच, ठीक है। अब अच्छा, आपको यहाँ पे दो स्ट्रैंड दिख रहा है ना, एक आपको ब्लू स्टैंड दिख रहा है और एक ब्लैक स्टैंड दिख रहा है। ब्लैक स्टैंड में लिखा हुआ है CH3, CH3 का मतलब क्या, कि वो मिथाइलेटेड है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि मिथाइलेटेड, नॉन मिथाइलेटेड, हेमी मिथाइलेटेड किसको किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए आइए देखो, ये डीएनए है, ठीक है, और एक ये डीएनए है, ठीक है। अब ये दोनों डीएनए क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करके दोनों अपना क्या बनाते हैं, डॉटर स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। अब डीएनए को, डॉटर स्टैंड को कैसे पता चलेगा कि उसका पेरेंटल स्टैंड कैसे है ना, क्योंकि डॉटर स्टैंड तब सिंथेसिस करेगा जब उसको पता होगा कि उसका पेरेंटल स्टैंड क्या है, ठीक है। तो उसके पास सबसे मेजर बात क्या है कि जो पेरेंटल स्टैंड जो होता है वो मिथाइलेटेड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो मिथाइलेटेड होता है। पेरेंटल स्टैंड के पास उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो सबसे मेजर बात है वो क्या है, वो होता है मिथाइलेटेड, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो आपको स्टैंड देखने को मिल रहा है वो क्या है कि एक स्टैंड जो है वो मिथाइलेटेड है और दूसरा स्टैंड जो है वो क्या है, नॉन मिथाइलेटेड स्टैंड है ना। तो इस टाइप का मिथाइलेशन जो होता है उसको बोला जाता है हेमी मिथाइलेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है हेमी मिथाइलेशन। और जब इस स्टैंड का सिंथेसिस हो जाएगा ना, जब पेरेंटल, जब न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी ना, तो दोनों स्टैंड जो अब क्या हो जाएगा, सारे ही स्टैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। मतलब कि सिंथेसाइज इन द सेंस कि जब पेरेंटल स्टैंड सिंथेसाइज हो जाएगा, सॉरी, डॉटर स्टैंड सिंथेसाइज हो जाएगा, कंप्लीट सिंथेसिस हो जाएगी उसकी, तो वो स्टैंड भी अब क्या होगा, वो स्टैंड भी अब मिथाइलेटेड हो जाएगा। मतलब ये भी मिथाइलेटेड, ये भी मिथाइलेटेड, ठीक है। इस टाइप के जो मिथाइलेशन जो होता है उसको बोला जाता है फुली मिथाइलेशन, ठीक है। इस टाइप के जो स्ट्रैंड है इसे बोला जाता है फुली मिथाइलेशन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फुली मिथाइलेशन, ठीक है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मिथाइलेशन, फुली मिथाइलेशन, हेमी मिथाइलेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चा वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको ये भी समझ में आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लैक वाला स्टैंड है वो है पेरेंटल स्टैंड, यही समझ सकते हैं ना हम, हमने अभी यही सीखा ना कि अगर दो स्टैंड है और उसमें एक स्टैंड अगर मिथाइलेटेड है, दैट मींस वो स्टैंड जो है वो पेरेंटल स्टैंड है, ठीक है, ओल्ड स्टैंड है, वी कैन से दैट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लेबल कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लेबलिंग कर सकते हैं कि ये जो है वो ओल्ड स्टैंड है, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है,
उसी को बोला जाता है पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को कहा जाता है पेरेंटल स्ट्रैंड। अब देखो क्या दिख रहा है कि जो नॉन मिथाइलेटेड जो है, जो न्यू स्ट्रैंड है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है न्यू स्ट्रैंड। अब देखो कि यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हो गया है म्यूटेशन, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए जो है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया नहीं गया है कि जहां पे डैमेज होता है ना, वहां पे एक एंजाइम आता है, एक प्रोटीन आता है, और उसको क्या करता है, स्कैन कर लेता है, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है म्यूट एस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है म्यूट एस। म्यूट एस जो होता है वो क्या कहता है, डैमेज लीजन पे जाके, डैमेज साइड पे जाके वो बाइंड कर लेता है, और डीएनए एच साइड, म्यूट एस साइड क्या कराता है, दोनों स्टैंड, क्योंकि ये पता है कि जो न्यू स्टैंड है वो क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उसके क्या करना है कि अब इसको यहां से लेके यहां तक क्या करेगा, वो कट लगा देगा। तो जो म्यूट एच जो होता है ना, वो स्टैंड को कट करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, म्यूट एस और म्यूट एल, ठीक है, म्यूट एस और म्यूट एल। तो अभी तक एल का जो फंक्शन है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अब देखो म्यूट एस ने क्या किया कि कट किया स्टैंड को, यहां से लेके यहां तक उसने कट किया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, पॉलीमरेज आ जाएगा। पॉलीमरेज आएगा तो क्या करेगा, डीएनए का क्या करेगा, स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा। और स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देगा तो उसके बाद आएगा डीएनए लैगेज और डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए लैगेज आएगा तो क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, जोड़ देगा। और मिथाइलेशन क्या करेगा कि अब स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गया है तो उसको भी मिथाइलेटेड कर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिसमैच का, ठीक है। मिसमैच का कॉन्सेप्ट यही हो गया कि बोलते ना मिसमैच हो गया, मतलब गलती से कहीं और हो गया, कुछ और हो गया ना, कि यार ये काम मिसमैच हो गया, मतलब क्या उसको उससे करना था लेकिन किसी और चीज से हो गया, है ना। तो उसी तरह की सपोज यहाँ पे ए जो है वो टी के साथ पेयर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ए जो है वो हो गया सी के साथ पेयर हो गया, मिसमैच हो गया। अब इस मिसमैच को ठीक करने के लिए यहाँ पे आते हैं म्यूट प्रोटीन्स, ठीक है। अब इस म्यूट प्रोटीन जो होता है, जिसको हम लोग एच बोले, एस बोले, एल बोले, 3 टाइप के प्रोटीन्स आता है। आपको इस प्रोटीन का फंक्शन को याद करना है। देखिए, इन इकोलाई अलोंग द पैच ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व इन द म्यूट प्रोटीन इनकोडेड बाय द म्यूट जीन। और ये किससे इनकोडेड है, म्यूट जीन से। अब देखो दीज म्यूट प्रोटीन्स आर म्यूट एच, एल और एस, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप का म्यूट प्रोटीन होता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सीक्वेंस GATC, द मिसमैच इज द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द म्यूट H एंड म्यूट S प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। क्या करें कि जो मिथाइलेटेड स्ट्रैंड जो है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम जो है वो है म्यूट H का और म्यूट S का। अब देखो म्यूट S स्कैन द डीएनए, म्यूट S क्या करे, डीएनए को स्कैन कर रहा है और रिकॉग्नाइज द मिसमैचिंग डिसऑर्डर्स एंड दे कॉज द डीएनए बैकबोन, ठीक है। वो जहां पे डीएनए मिसमैच हो गया है, डैमेज है, वहां पे जाके म्यूट S जो है उसको स्कैन कर लेगा। अब ये जो म्यूट S जो होता है वो कहता है इट हैज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड टू द मिसमैच रिपेयर। ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जो म्यूट S जो होता है वो कैसा होता है, म्यूट S जो होता है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। द रोल ऑफ म्यूट L इज द नॉट क्लियर, ठीक है, इस पे भी रिसर्च चल रही, पता चलेगा तो रेनू मैम आप लोगों को बताएंगी, ठीक है। चलो देखो म्यूट H प्रोटीन, जब तक म्यूट L के सारा इंफॉर्मेशन आएगा ना तब तक आप लोग पीएचडी भी कर लोगे, ठीक है। देखो म्यूट H प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस, जो म्यूट H है वो क्या कर स्टैंड को ब्रेक कर रहा था ना, तो ब्रेक कर रहा था, दैट मींस कि उसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे और यहाँ पे वो कट कर रहा है, इस स्टैंड पे आप देख रहे हो ना कट कर रहा है, तो कट कर रहा है म्यूट H, इसका मतलब ये है कि उसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। उसके पास क्या है, उसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। So the combination action DNA helicase and the exonucleases then remove the segment on the new strand between the cleavage side and just point in the beyond the mismatch. The resulting gap is filled by the DNA polymerase and nick is the filled by the DNA ligase, ठीक है। तो DNA polymerase आएगा, DNA ligase आएगा, DNA polymerase strand की सिंथेसिस करेगा और DNA ligase जो है वो क्या करेगा, वहां पे जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में
ब्रेक है उसको क्या कर लेगा, उसको जोड़ने का काम करेगा, जो वहां पे निक का फॉर्मेशन हुआ है उसको एड ऑन करने का काम करेगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलो यहां तक समझ में आ गया तो अब चलो ठीक है एसओएस रिपेयर पे। ठीक है, एसओएस रिपेयर को समझने से पहले एसओएस रिपेयर की स्टोरी जो स्टार्ट होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है। कैसे स्टार्ट होती है? यहाँ की स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो होती है रैक प्रोटीन से। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, रैक ए प्रोटीन। रैक ए प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, रैक ए प्रोटीन इनएक्टिव होता है और जब डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है, डीएनए डैमेज हो जाता है तो ये रैक प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, रैक ए प्रोटीन जो है अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, देखो ये काम कैसे करता है वो देखो, यहां पे ये समझ में आ गया, यहां पे ये समझ में आ गया। अच्छा ये समझ में आ गया तो इस चीज को एक तरीके से ऐसे और समझो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि रेक ए प्रोटीन जब इनएक्टिव होता है तब कैसा होता है। आप सभी ने थोड़ा बहुत कभी तो पढ़ा होगा किसके बारे में, लैकोपेरिन और टीआरपी ऑपेरॉन के बारे में पढ़ा होगा ना। तो यहां पे भी सेम मैकेनिज्म चलता है कि यहां पे स्टैंड है, ठीक है, यहां पे स्टैंड है, यहां पे स्टैंड है और इस स्टैंड के पास क्या है, देखो स्टैंड है यहां पे, यहां पे प्रमोटर रीजन होगा, यहां पे ऑपरेटर रीजन होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है, हम बात कब की कर रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं व्हेन रेक ए प्रोटीन इज इनएक्टिव, जब रेक ए प्रोटीन जो इनएक्टिव है तब की बात करें। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे है प्रमोटर और यहां पे क्या है, यहां पे है ऑपरेटर। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन से क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन से यहां पे होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है, एमआरएनए बनता है। ठीक है, यहां पे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए से क्या बनता है, इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये बात हमें पता है। ठीक है, ये बात हमें पता है, लेकिन एक ट्विस्ट की बात है। क्या बात है कि ये जो ऑपरेटर रीजन जो है, यहां पे जो ऑपरेटर रीजन है इसको बोला जाता है एसओएस बॉक्स, इसको बोला जाता है एसओएस बॉक्स। ठीक है, अब इस एसओएस बॉक्स से यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है लेक्स ए प्रोटीन, यहां पे प्रेजेंट होता है लेक्स ए प्रोटीन और लेक्स ए प्रोटीन क्या करता है, लेक्स ए प्रोटीन जो होता है वो इनहिबिट करता है। ठीक है, लेक्स ए प्रोटीन जो होता है वो इनहिबिट करता है किसको, इस एसओएस बॉक्स को। ठीक है, इस एसओएस बॉक्स को वो इनहिबिट करता है। ठीक है, यस, इस एसओएस बॉक्स को इनहिबिट करता है और जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रमोटर जो है, जो प्रमोटर है वहां पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ये केस तो तब का है जब रैक ए प्रोटीन इनएक्टिव है तब का, लेकिन जब रैक ए प्रोटीन एक्टिव हो जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब ये होता है। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखिए, व्हेन रेक ए प्रोटीन, व्हेन रेक ए प्रोटीन इज एक्टिव। ठीक है, जब रेक ए प्रोटीन एक्टिव होता है तब क्या होता है, तब होता कुछ ऐसा है कि आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये है आपका डीएनए। ठीक है, अब सेम ऐसे बना लो कि ये होगा प्रमोटर रीजन, ये होगा ऑपरेटर रीजन और ये होगा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है प्रमोटर,
ये क्या है, ऑपरेटर, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और इस ऑपरेटर रीजन पे, इस ऑपरेटर रीजन पे क्या बाइंड है, इस ऑपरेटर रीजन पे यहां पे है एसओएस बॉक्स, एसओएस बॉक्स। अब देखो होता क्या है कि रेक ए प्रोटीन जो है, रेक ए प्रोटीन, रेक ए प्रोटीन जो है वो क्या करता है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा देता है, किसका, लेक्स ए प्रोटीन का। तो यहां पे टर्म लिखेंगे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ लेक्स ए प्रोटीन, ठीक है। लेक्स ए प्रोटीन का क्या हो जाएगा, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। अब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा तो क्या होगा कि अब इस स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसिस हो जाएगा। और देखो हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तो ये केस तो नहीं हो रहा होगा ना, ये केस तो नहीं होगा, अभी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही। किस प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होगी, जो हमें रेक प्रोटीन को चाहिए, ठीक है, जो सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके बाइंड करेगा, ठीक है, आरएनए पॉल जो है वो आके बाइंड करेगा, बाइंड कर जाएगा। हमें पता है कि जब भी हम लैक या टीआरपी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर रीजन और ऑपरेटर रीजन बोथ आर ओवरलैपिंग रीजन, उन दोनों के पास ओवरलैपिंग रीजन होता है। तो वो कहता है भाई प्रमोटर या तेरे से कोई आके बाइंड कर ले या मेरे से कोई आके बाइंड करेगा, बाइंडिंग तो किसी एक की ही होगी, है ना, दोनों की नहीं बाइंडिंग एक साथ हो सकती है। तो अगर इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है, दैट मींस ऑपरेटर से बाइंडिंग किसी की नहीं हो सकती। ऑपरेटर से किसी की बाइंडिंग हो गई तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी। तो दैट मींस कि यहां पे क्या आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी, और जब आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे दैट मींस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं किया है, इस ऑपरेटर रीजन पे एसओएस बॉक्स पे अभी लैक्स ए प्रोटीन जो है वो क्या कर रहा है, उसको इनहिबिटरी शो कर रहा है। तो जैसे ही यहां पे रैक ए प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ द लैक्स ए प्रोटीन, लैक्स ए प्रोटीन का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा कब, जब रैक ए प्रोटीन एक्टिवेट है तब। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा, ठीक है, कि यहां पे हो जाएगा अब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होने से यहां पे क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होने से बनेगा यहां पे एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके यहां पे क्या होगा, रेक ए प्रोटीन का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रेक ए प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करवा के उसके प्रोटीन को सिंथेसाइज कराना चाहिए, कराना था जब एसओएस सिस्टम एक्टिवेट हो। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया है तभी आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है, ठीक है, ये होती है एसओएस की स्टोरी, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसे बोला जाता है एसओएस का मतलब होता है, ठीक है, एसओएस का मतलब होता है सेव आवर सोल, ठीक है, एसओएस का मतलब होता है सेव आवर सोल, ठीक है, सेव आवर सोल, एनर्जी रिस्पॉन्स टू सर्व द डीएनए डैमेज। क्या बोल रहा है, ये जो एसओएस जो होता है वो इमरजेंसी केस होता है, ठीक है, कि डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, बहुत डैमेज केस है, बहुत इमरजेंसी केस है, तब एसओएस रिस्पॉन्स कराया जाता है। एसओएस रिस्पॉन्स इंक्लूड व्हेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक्सट्रीमली डैमेज, जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तब एसओएस रिपेयर कराया जाता है। द की रेगुलेटर और रिप्रेसर लैक्स ए प्रिप्रेसर एंड द रेक ए प्रोटीन, यहां पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो होता है लैक्स ए प्रोटीन और लैक ए रिप्रेसर और फिर यहां पे रेक ए प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने लिखा था ना लैक्स ए प्रोटीन, आप इसको रिप्रेसर कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे रिप्रेसर कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा समझना। अब देखो, इन इकोलाई ब्लॉक द डीएनए रेप्लिकेशन कॉज्ड बाय द डीएनए डैमेज, रिप्रोड्यूस द सिंगल एक्टिवेट इकोलाई रैक ए प्रोटीन्स, एक्टिवेशन ऑफ द रैक ए कॉज द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ द लैक्स ए रिप्रेसर। जब एक्टिवेट हो रहा है कौन, रैक ए प्रोटीन, तो क्या करवा रहा है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा रहा है, किसका, लैक्स ए का, ठीक है। तो हमने यहां पे यही देखा, व्हेन रैक ए प्रोटीन इज द एक्टिवेट, ठीक है, इसको एक्टिवेट लिख लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेट, तो क्या हो रहा है, जब रैक ए प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, जब लैक ए प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, यस, जब लैक ए प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, तब क्या हो रहा है, तब लैक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा दे रहा है। लैक्स ए रिप्रेसर रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑल एसओएस जीन, और लैक्स ए रिप्रेसर जो होता है वो कहता है रेगुलेट करता है कितने सारे एसओएस जीन का। लैक्स ए रिप्रेसर एसओएस रिस्पॉन्स जीन बाय बाइंडिंग ऑफ द 20 बेस पे स्टेज ऑफ द डीएनए एसओएस बॉक्स के पास। अब देखो, उसके बाद extensive DNA damage effectively bring the normal DNA replication halt in the E. coli because normal DNA replication, DNA polymerase cannot proceed the minute of the lesion. In this situation DNA polymerase, यहाँ पे एक DNA polymerase fifth आता है। जनरली DNA रिपेयर को ठीक कौन करता है, अगर DNA बैक्टीरियल हम कराए, अगर हम बात करें बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया में DNA रेप्लिकेशन कौन करवाता है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन होता है, DNA polymerase 3। लेकिन जब SOS रिपेयर चलता है तो यहाँ पे आता है DNA पॉलीमरेज 5, और ये इसको बोलता है UMUD2-C, प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द रेप्लिकेशन, ठीक है। एंड प्रोटीन रेक ए ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 5, और रेक ए जो होता है वो क्या करता है, इसके एक्टिवेशन को, ठीक है, क्या करता है, ट्रिगर करता है। इसके एक्टिवेशन को क्या करता है बेटा, ट्रिगर करता है, ठीक है। अब चलो, ये तो था आपके सारे डीएनए रिपेयर के बारे में। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बेटा आपका पार्ट सी का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पार्ट सी का। अब यहाँ पे पढ़िए, हाउ डज न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर डिफर फ्रॉम द बेस एक्सचेंज रिपेयर। क्या बोल रहे हैं कि बेस एक्सचेंज रिपेयर से न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर अलग क्यों है, वो हमें बताइए। 4 स्टेटमेंट्स लिखा है, आपको 1 बाय 1 पढ़ना है और समझना है। बेस एक्सचेंज रिपेयर रिकॉग्नाइज एंड रिमूव द सिंगल डैमेज बेस, ठीक है, and whereas the nucleotide excision repair is the most general recognize the many different kind of lesion and distort the DNA molecule। बिल्कुल यही है कि डीएनए, अगर हम बात करें बेस एक्सचेंज रिपेयर में, तो वहां पे हमने देखा कि वो सिर्फ बेस को रिमूव करता है, लेकिन वहीं पे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर क्या करता है, पूरे न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो सोचने की क्या बात है, ऑप्शन ए जो करेक्ट है हमने अभी पढ़ा। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर रिवर्स केमिकल रिएक्शन दैट कॉज द लीजन, वेयर एज द बेस एक्सचेंज रिपेयर रिमूव द डैमेज बेसिस एंड रिप्लेस देम विथ द नॉर्मल बेसिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, only the base remove in the base excision repair, whereas the entire nucleotide is the remove in the nucleotide excision repair, ठीक है। अब देखो, बेस एक्सचेंज रिपेयर, ऑप्शन सी भी जो है वो क्या है बेटा, करेक्ट है। देखो, बेस एक्सचेंज रिपेयर रिक्वायर्ड नो प्रोटीन कंपोनेंट कैन अकर ओनली द सिंपल एब्जॉर्प्शन बाय द यूवी लाइट, वेयर द न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इज द सेवरल एंजाइम, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो बी और सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या क्या करवाया है, यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है मिसमैच, बेस एक्सचेंज, न्यूक्लियोटाइड, और सिर्फ डबल नहीं कराया है, ठीक है। डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको इन तीनों का आंसर पता है तो ऑटोमेटिक ये जो तो है वो मैच तो हो ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो तो मैच हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो वो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो आपको क्या करना है, इसका जो मुझे आंसर करके बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस सेशन में, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और कोई भी सजेशन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अगेन न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।